हेलो एवरीबॉडी। दोस्तों, चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने अरुणाचल प्रदेश, जो कि एक भारत की स्टेट है, उसका नाम खुद से ही चेंज करके रख दिया है ज़ैंगनैन। और सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने अभी पीछे 4 अप्रैल के दिन अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों पे खुद से ही नाम चेंज कर दिए अपनी मैंडरिन भाषा में, और जिसको भारत ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। उन्होंने नाम तो चेंज करे ही हैं, बल्कि अपने एक डॉक्यूमेंट में उन्होंने स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स भी दिखाए हैं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर हम किन किन जगहों के नाम चेंज कर रहे हैं। अब भारत तो इनको पूरी तरीके से रिजेक्ट कर देता है, लेकिन ये चाइना हमेशा से कर क्यों रहा है? 2017 के बाद से ही चाइना की कम्युनिस्ट सरकार ने इस तरह की हरकतें और ज़्यादा करनी शुरू कर दी हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में वापस जाना पड़ेगा। अभी ये जो रेड कलर का एरिया आप मैप में देख पा रहे हो, ये एरिया जो कि आज चाइना के कंट्रोल में है, ये एरिया 1959 से पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था जिसका नाम था तिब्बत। लेकिन 1949 में जब चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी पावर में आई, इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो एम्बिशंस थे वो थे खुद को एक्सपैंड करने के, कि हम अपनी टेरिटरी से बाहर निकलें और दूसरों की टेरिटरी पे कब्जा करें और वहाँ पे अपने रूल्स रेगुलेशंस बिठा दें। तो उन्होंने 1959 में इस तिब्बत देश के ऊपर, जिसकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 10 मिलियन के आसपास थी, मतलब 1 करोड़ के आसपास इसकी पॉपुलेशन थी, उसके ऊपर अपनी 1 मिलियन सोल्जर्स की मिलिट्री भेज करके, लगभग 10 लाख सोल्जर्स भेज करके इस जगह के ऊपर इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया। और इस तिब्बत के जो सुप्रीम लीडर थे दलाई लामा, जिनके नाम तो आपने सुना ही होगा बहुत बार अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर, वो भाग करके इंडिया आ गए थे। अब इंडिया में उन दिनों जवाहरलाल नेहरू थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने दलाई लामा को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया अपने देश के अंदर, और तब से लेकर आज तक वो इंडिया में ही रह रहे हैं। लेकिन तिब्बत को कब्जाने के बाद भी चाइना वहाँ पे रुका नहीं, और उन्होंने 1962 के अंदर इंडिया के अंदर भी घुसने की सोची। जब 1962 के अंदर इंडिया चाइना वॉर हुई थी, आप लोग को पता ही होगा, जिसके अंदर इंडिया कुछ कारणों की वजह से जंग हार गया था। और उस जंग के दौरान जो चाइना की जो आर्मी थी, वो जम्मू कश्मीर के जो अक्साई चिन है, इस जगह पे उन्होंने कब्जा कर लिया था। और अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो तवांग नाम का एरिया है, जो आपको मैप के अंदर भी दिख रहा होगा, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन जब ये युद्ध आगे बढ़ता जा रहा था, चाइना और जगह ऑक्यूपाई कर रहा था भारत की, तब अमेरिका आकर के चाइना को बोलता है कि अगर इससे आगे चाइना और आगे बढ़ेगा तो हम इंडिया के सपोर्ट में आएंगे, एक मिलिट्री एक्शन लेंगे चाइना के खिलाफ। अब अमेरिका ने ऐसा क्यों किया था, इंडिया के सपोर्ट में क्यों बोला था? दोस्तों, वो इसलिए कहा था क्योंकि उन दिनों अमेरिका और रशिया के बीच में एक कोल्ड वॉर चल रही थी, आइडियोलॉजीज़ की वॉर चल रही थी। रशिया में जो कम्युनिस्ट जो लोग थे, उनकी जो सोच थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो चाइना उनसे बहुत इंस्पायर था। और जो माओ जेडुंग की जो पार्टी है, वो इसी कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, जो आज तक चाइना में पावर में है। अब क्योंकि रशिया की आइडियोलॉजी चाइना में बहुत ज़्यादा फैल रही है, तो इवेंचुअली अमेरिका के रिश्ते चाइना से बिल्कुल भी अच्छे होंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हम इंडिया के सपोर्ट में आते हैं और चाइना के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और अमेरिका के उस मिलिट्री एक्शन के डर की वजह से चाइना की आर्मी ने उस तवांग वाले एरिया को खाली कर दिया और पीछे तिब्बत के एरिया में चले गए। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का जो अक्साई चीन का एरिया है, उस पर उन्होंने ऑक्यूपाई करे रखा, और आज भी वो चाइना के ही कंट्रोल में है वो जगह। और तब के जो इंडिया के लीडर्स थे, उन्होंने ज़्यादा उत्सुकता भी ये नहीं दिखाई कि हमें ये जगह वापस अपने कब्जे में लेनी चाहिए, और वैसी गलतियों की वजह से आज तक वो एरिया चाइना के कब्जे में है। तो दोस्तों, प्रेजेंट की सिचुएशन अभी ये है कि जो तिब्बत जो देश है, जिसके ऊपर चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई किया था, उसका जो साउथ पार्ट है, जो साउथ तिब्बत है, चाइना मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश भारत के पास है, वो उस साउथ तिब्बत का पार्ट है। इन शॉर्ट, चाइना बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत के पास होना चाहिए, यानी चाइना के पास होना चाहिए। और दोस्तों, चाइना जो टाइम टू टाइम ये जो जगहों के नाम चेंज करता रहता है, अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल के ज़ैंगनैन रख दिया, कुछ जगहों के और नाम चेंज करके मैंडरिन में रख दिए, इंडिया इस चीज़ को पूरी तरीके से रिजेक्ट करता रहता है और बोलता है कि इस चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है, उसके ऊपर पूरा कंट्रोल इस वक्त इंडिया का है। वहाँ पे जो मिलिट्री डिप्लॉयड है, वो इंडिया की मिलिट्री है, जो गवर्नमेंट है वहाँ पे, वो भी इंडिया की है, जो लोग हैं वहाँ पे, उनके पास इंडियन पासपोर्ट्स हैं। तो किसी भी तरीके से ये सिद्ध नहीं होता कि वो चाइना का उसके ऊपर कोई कंट्रोल है। वो बस बोल सकते हैं और बोलते ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस बार जो 4 अप्रैल को उन्होंने नाम चेंज किए हैं, इसमें नई बात दोस्तों ये हुई है कि अमेरिका ने इस बार इंडिया के सपोर्ट में आकर के बोला है कि अगर चाइना कुछ ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा, अरुणाचल प्रदेश को ज़बरदस्ती हासिल करने की कोशिश करेगा, तब हम इसका स्ट्रांगली अपोज करेंगे। हो सके तो हम इस पर कोई मिलिट्री एक्शन भी लेंगे। हम इसको कोई डिस्प्यूटेड एरिया नहीं समझेंगे कि दूसरी जगहों की तरह ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है तो ये दोनों आपस में सुलट लेंगे। ये एरिया पूरी तरह से इंडिया का है और इसके ऊपर हम इंडिया के सपोर्ट में आकर कोई ना कोई चाइना के खिलाफ एक्शन लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं एक फैक्ट बताता हूँ
कि कुछ ही टाइम पहले भारत के अंदर एक सर्वे किया गया था और ये जानने की कोशिश की गई थी कि भारत के लोग कौन से देश को सबसे ज़्यादा अपना दुश्मन समझते हैं, भारत के लोग कौन से देश को सबसे ज़्यादा खतरा मानते हैं अपने लिए। तो दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग थे। भारत के लोग जो नंबर 1 पे अपना जो एनिमी समझते हैं वो समझते हैं चाइना को, और दूसरे नंबर पे वो समझते हैं अमेरिका को, कि चाइना के बाद एक अमेरिका ऐसा देश है जिससे इंडियंस को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और जो रशिया जो देश है उसको सबसे ज़्यादा अपना दोस्त मानते हैं इंडियंस, कि रशिया हमारी हर चीज़ में मदद करता है, हमेशा हमारा सपोर्ट करता है। अभी लोग ऐसा क्यों मानते हैं, अमेरिका को सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं और रशिया को सबसे अच्छा दोस्त क्यों मानते हैं? सो दोस्तों इसकी जो सोच की जो जड़ है वो है 1971 वाले युद्ध में। जब 1971 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तब अमेरिका ने अपनी पूरी नेवी भेज दी थी पाकिस्तान के सपोर्ट में इंडिया के खिलाफ, बे ऑफ बंगाल में। अगर आपको याद होगा तो बे ऑफ बंगाल में अमेरिका ने पाकिस्तान के सपोर्ट में आकर के अपनी पूरी नेवी भेज दी थी, जिसको काउंटर करने के लिए रशिया ने इंडिया के सपोर्ट में अपनी नेवी लगा दी थी बे ऑफ बंगाल में, जिसकी वजह से अमेरिकन नेवी वापस चली गई थी। इसकी वजह से इंडियंस के मन में रशिया के लिए एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट स्पॉट पैदा हो गया कि रशिया एक फ्रेंडली कंट्री है। लेकिन ये जो चाइना का जो इशू है, इसके अंदर अमेरिका तो इंडिया के सपोर्ट में आ रहा है, लेकिन रशिया ने कुछ नहीं बोला अब तक। रशिया ने ना ही इंडिया के सपोर्ट में स्टेटमेंट दी है, ना ही इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट दी है। अभी इंडियंस तो रशिया को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं, तो फिर रशिया ऐसा क्यों कर रहा है? When Xi Jinping and Vladimir Putin met last month in Moscow, they used a by now familiar phrase to describe their relationship. The two leaders like to hail their close friendship. Good old friend, dear friend, friends with no limits. But there's a catch. The bromance is a strategic one, and it's more fragile than what they might want the world to think. दोस्तों रशिया की जो इकॉनमी है वो नेचुरल रिसोर्सेज पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। उनके जो एक्सपोर्ट्स होते हैं दुनिया भर के अंदर, वो नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में बहुत ज़्यादा होते हैं। कोल, ऑयल, क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, ये सब चीज़ें रशिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और उनका जो मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है वो है चाइना। अगर रशिया $200 बिलियन के एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से $100 बिलियन के एक्सपोर्ट अकेले चाइना को किए जाते हैं। मतलब अगर चाइना रशिया के हाथ से निकल जाता है तो रशिया की इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इससे। रशिया ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता चाइना को नाराज़ करना, इसलिए रशिया ना ही इंडिया के सपोर्ट में स्टेटमेंट देता है और ना ही इंडिया के खिलाफ स्टेटमेंट देता है। और कल को दोस्तों बिल्कुल भी इसमें हम भरोसा नहीं कर सकते रशिया के ऊपर कि अगर कल को चाइना के साथ हमारा कोई क्लैश होता है तो रशिया उसमें इंडिया का सपोर्ट करेगा भी। लेकिन दोस्तों इस सब क्लैश का सॉल्यूशन क्या है? जो इंडिया चाइना के बीच में जो क्लैश चलता रहता है, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि चाइना के लोग और इंडिया के लोग दोनों आमने सामने आकर के एक टेबल पे बैठें और डिसाइड करें कि कौन सा एरिया किसका है। अब दोस्तों इस सॉल्यूशन के ऊपर जो भारत का जो कहना है, जो भारत का स्टैंड है, वो ये है कि इंडिया हमेशा मैकमोहन लाइन को ही अपना बॉर्डर मानेगा। ये मैकमोहन लाइन क्या है दोस्तों? 1962 से पहले जो इंडिया चाइना का बॉर्डर हुआ करता था, और कहोगे तो इंडिया तिब्बत का बॉर्डर हुआ करता था बेसिकली, क्योंकि वो तिब्बत जो देश है उसको इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है चाइना ने, जिसमें अक्साई चीन इंडिया के पास था और अरुणाचल प्रदेश पूरा इंडिया के पास ही है। वो है इंडिया और चाइना का असली बॉर्डर। लेकिन चाइना यहाँ पर ये कहता है कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों चाइना के हिस्से में आने चाहिए। अब चाइना कुछ कहता है और इंडिया कुछ कहता है, ऐसे में सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? और इसी सॉल्यूशन के ऊपर डिबेट को देखते हुए चाइना ने एक बार इंडिया को एक ऑफर भी दिया था। उस ऑफर में ये लिखा था कि जो अक्साई चीन का जो एरिया है जिसको इंडिया अपना बताता है, जो कि इंडिया का है ही एक्चुअल में, इसको 1962 में चाइना ने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। चाइना ये बोलता है कि इंडिया इस अक्साई चीन के एरिया को पूरा चाइना के नाम पे कर दे, इस पर अपना कोई दावा ना करे। बदले में चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश पे अपना कोई दावा नहीं करेगा। मतलब चाइना ये चाहता है कि अक्साई चीन हमें दे दो, अरुणाचल प्रदेश पे हम कोई दावा नहीं करेंगे। दोस्तों कोई सेंस इस बात की बनती नहीं है वैसे, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो ऑलरेडी इंडिया के पास है ही, वहाँ की जो पूरा कंट्रोल है वो इंडिया के पास ही है, और अक्साई चीन पर भी चाइना ने 1962 से ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो सॉल्यूशन तो इसका दोस्तों एक ही निकल सकता है कि मैकमोहन लाइन को बॉर्डर मानना, जो कि चाइना जिसको मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अब दोस्तों चाइना जो बोलता है अरुणाचल प्रदेश के बारे में कि वो उनका पार्ट क्यों होना चाहिए, एक तो वो साउथ तिब्बत का पार्ट है वो लोग कहते हैं, दूसरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज हैं, इसके वजह से वो बोलते हैं कि ये साउथ तिब्बत का पार्ट होना चाहिए। तो वहाँ के लोगों को कन्वेंस करने के लिए जब भी कोई अरुणाचल प्रदेश का सिटीज़न चाइना में ट्रैवल करता है, चाइना बोलता है कि उसको वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं है। वो चाइना उसको एक प्रॉपर वीज़ा नहीं देता, एक स्टेपल वीज़ा देता है। अब स्टेपल वीज़ा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ।
दोस्तों कभी भी आप किसी दूसरे देश में अगर अपना पासपोर्ट लेके ट्रैवल करोगे तो एयरपोर्ट के ऊपर जो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर होता है जो कि पूरी जांच पड़ताल करता है, पासपोर्ट से आपको मैच करता है और जो अप्रूव करता है कि हाँ आप इस देश में ट्रैवल कर रहे हो, एक स्टैंप लगाई जाती है पासपोर्ट के ऊपर। वो स्टैंप दोस्तों ये दिखाती है कि अगर आप कहीं पे दोबारा कहीं और ट्रैवल करोगे तो वहाँ पे जो इमिग्रेशन वाले होंगे वो देख सकेंगे कि आप इस देश में पहले ट्रैवल कर चुके हो, आपके पासपोर्ट पे पहले वो स्टैंप लग रखी होगी और उनको पता चल जाएगा कि आप इस देश में पहले ट्रैवल कर चुके हो। अब दोस्तों चाइना क्या करता है कि कोई भी अगर अरुणाचल प्रदेश का सिटीज़न है वो अगर चाइना में ट्रैवल करेगा तो उसके पासपोर्ट के ऊपर, जो कि इंडियन पासपोर्ट होता है, उसके पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप वो नहीं लगाते। वो एक पर्ची का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर वो स्टैंप लगाते हैं और उस पर्ची को उस इंडियन पासपोर्ट के ऊपर स्टैपल कर देते हैं। और जब वो सिटीज़न चाइना से अरुणाचल प्रदेश वापस आता है तो उस पर्ची को वो लोग फाड़ देते हैं। दोस्तों इस केस में उस सिटीज़न के पास ज़्यादा कुछ प्रूफ होता नहीं है अपने पासपोर्ट के ऊपर कि हाँ वो चाइना ट्रैवल करके आ चुका है, क्योंकि चाइना ये मानता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो सिटीज़न है उनको वीज़ा की ऐसी कोई खास ज़रूरत है नहीं चाइना में आने के लिए, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, इसलिए वो लोग ऐसा करते हैं। और दोस्तों इसके साथ ही साथ भारत इस साल G20 ग्रुप का प्रेसिडेंट भी है और G20 ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के नाते भारत अपने देश के अलग अलग शहरों में मीटिंग्स कंडक्ट करवा रहा है, जिसके अंदर सभी 20 देशों के अलग अलग फॉरेन डेलीगेशंस आकर उसको अटेंड कर रहे हैं। अब दोस्तों इन्हीं सब मीटिंग्स में से एक मीटिंग होनी है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। भारत ने इन्हीं सब मीटिंग्स में से एक मीटिंग अरुणाचल प्रदेश के अंदर रखी है और उस अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो चाइना के जो फॉरेन डेलीगेशंस हैं उन्होंने कोशिश करी है इस मीटिंग को स्किप करने की। सो दोस्तों देखते हैं कि आगे इस सिचुएशन के ऊपर दोनों देशों की सरकारों के द्वारा क्या डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कोई अपडेट आएगा मैं वीडियोस पे बनाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए सी या, बाय बाय।